बच्चों, आज फोर्थ लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने बताया था बच्चों कि जब कोई धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है तो उस पर एक बल एवं का आघूर्ण कार्य करता है। उस बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है। तो इसी सिद्धांत को लेकर के हमने पीछे धारा विभवांतर सबके बारे में पढ़ा है। लेकिन अब बात आती है कि इनका मापन कैसे करें हम, कि भाई किसी तार में, किसी चालक में अगर धारा बह रही है तो कितनी बह रही है, उसका मान कैसे ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है तो वो कितना विभवांतर है, कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए बच्चों आज एक टॉपिक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी। तो हम धारा मापी के बारे में बताते हैं। अभी धारा मापी नाम से लग रहा है कि धारा मापने का यंत्र। तो इस धारा मापी से हम धारा की उपस्थिति किसी परिपथ में ज्ञात करते हैं कि भाई धारा बह रही है या नहीं बह रही है, और बह रही है तो कितनी धारा बह रही है। तो बच्चों हमारे सिलेबस में है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, क्या इसके सिद्धांत है, क्या रचना है, कैसे ये कार्य करता है, ठीक है, वो बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका सिद्धांत यही है जो मैंने अभी बताया था। ये वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जब कोई धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसके कारण वो कुंडली घूमने लगती है। यही इस धारामापी का सिद्धांत है बच्चों, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र में घूमना। रचना क्या है, रचना के लिए देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया है, फिगर बना दिया है यहाँ पर। तो बच्चों इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है, नर्म लोहा। तो नर्म लोहे की क्रोड ये जो है, ये अंदर ये सब खाली सर, ये नर्म लोहे की क्रोड है। इस नर्म लोहे की क्रोड के चारों ओर, नर्म लोहे की क्रोड के चारों ओर एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का पृथक्कृत तार यानी कि इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर का मतलब है तांबे का, जिससे पॉलिश की होती है। तो उस पॉलिश किए हुए तार यानी कि पृथक्कृत तार को या विद्युत रोधी तार भी कहते हैं। तो उस पृथक्कृत तार को तांबे के उस एल्युमिनियम के फ्रेम पर इसके नरम लोहे की क्रोड के चारों ओर एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट करके तांबे के तार को ये कुंडली बनाई जाती है। तो ये पूरी कुंडली हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुंडली हो गई। ये कुंडली दो विपरीत ध्रुवों के बीच में रखी होती है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ भाई, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ये जो ध्रुव हैं दो चुंबक के, वो अवतल आकार के हैं। अवतल का मतलब ऐसे झुके हुए, इस टाइप से अवतल, ऐसे लगभग एक वृत्ताकार हो गया ये ऐसे, दूसरा भी ऐसे वृत्ताकार। तो बच्चों अब यहाँ से वो बल रेखा निकलेंगी तो वो तल के लंबवत निकलती हैं, ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये बल रेखा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इन अवतल आकार के ध्रुवों के कारण त्रिज्यीय हो जाता है। त्रिज्यीय का मतलब क्या होता है कि अगर एक वृत्त है तो वृत्त की सभी रेखाएं यानी कि जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से होकर जाती है परिधि पर, ये, और परिधि पर सब लंबवत होती हैं। तो बच्चों ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ये अवतल आकार के दो विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ लेते हैं, जिनके बीच में ये कुंडली घूमती है। ये अवतल आकार के ध्रुव लेने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाना, और चुंबकीय क्षेत्र जब त्रिज्यीय होता है, त्रिज्यीय का मतलब त्रिज्या के अंदर से बल रेखा निकलती हैं ऐसे। तो इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने नोट्स में कि जब त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी होती है तो कुंडली की अक्ष का मतलब होता है कि उसके तल पर खींचा गया लंब सदैव, क्योंकि बल रेखाएं वो त्रिज्यीय है, तो वो सदैव लंब जो है कुंडली के तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रहता है, 90 डिग्री रहता है। तब जो बल आघूर्ण का मान आया था फिर टॉ इक्वल टू NIAB sin थीटा, तो वो sin 90, तो वो मैक्सिमम आया था, टॉ मैक्सिमम।
तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो, इसलिए ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों रचना में हम इतना लिखेंगे कि इसमें एक नरम लोहे की क्रोड के चारों ओर है एक बेलनाकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के प्रत्याघात तार को लपेटकर ये कुंडी बनाई जाती है, और कुंडली दो विपरीत स्थायी चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकी होती है जो कि अवतलाकार होते हैं, जिससे कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कुंडली से एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, स्प्रिंग, इसे कमानी भी कहते हैं हिंदी में, कमानी, ये स्प्रिंग है। और इस कुंडली से एक संकेतक यानी कि पॉइंटर, एक सुई जुड़ी होती है, और जो संकेतक एक वृत्तीय पैमाने पर चलता है, एक वृत्तीय पैमाने पर चलता है। तो बच्चों ये इसकी रचना हो गई, सिद्धांत हो गया। अब आती है कार्यविधि। तो बच्चों कार्यविधि में क्या है भाई, हमने माना कि ये कुंडली है, कुंडली में तार के एन फेरे हैं, मान लिया कुंडली में तार के एन फेरे हैं, और इसके जो तल का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कुंडली रखी है। ठीक है ना। जब कुंडली में धारा बहती है तो कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। तो बच्चों यहाँ हम बल युग्म का आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, कभी माना कुंडली में एन फेरे हैं, माना कुंडली में तार के एन फेरे हैं, कुंडली के तल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकी है, कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकी है। बच्चों जिस परिपथ में हमें धारा को ज्ञात करना होता है, उस परिपथ में हम इस धारा मापी को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो परिपथ में धारा बह रही है वही इस धारा मापी में धारा बहेगी, और जब धारा मापी में धारा बहेगी यानी कि इस कुंडली में धारा बहेगी, तो हम ये जानते हैं जब कुंडली में धारा बहती है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उस बल आघूर्ण का मान। तो बच्चों यदि कुंडली में आई धारा बह रही है तब बल युग्म का आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण लिख रहा हूं मैं, बल आघूर्ण। तो बच्चों बल आघूर्ण को हम टॉ से नोट किया था, टॉ बराबर आया था NIAB sin थीटा। ठीक है ना, ये इससे पहले वीडियो में प्रूफ किया है। बच्चों ये साइन थीटा कुंडली के तल पर खींचा गया लंब जिसे हम अक्ष कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। यहाँ हमने त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र दिया है, कुंडली चाहे कैसे घूमे ऐसे, और ये जो लंब है कुंडली का वो चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा कैसे रहेगा, लंबवत ही रहेगा। तो इसलिए थीटा 90। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए भाई त्रिज्यीय कुंडली त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में लटकी है, इसलिए तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए टॉ कितना हो जाएगा बच्चों, भाई टॉ इक्वल टू हो जाएगा NIAB, भाई थीटा 90 डिग्री, इसलिए साइन 91 यानी कि टॉ इक्वल टू NIAB। तो बच्चों ये बल आघूर्ण का मान आ गया, कुंडली में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में लटकने का, इतने बल आघूर्ण से कुंडली घूमने लगेगी। अब बच्चों जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली से स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, वो स्प्रिंग भी घूमेगा, वो कमानी घूमेगी। जब वो कमानी घूमेगी तो कमानी में बच्चों यानी स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगी। कमानी जो विक्षेप हो रहा है भाई, कमानी में जो ऐंठ रही है देखो ऐंठन, तो जितने कोण से ऐंठ जाएगी हम उसे ऐंठन कोण कहते हैं। भाई कमानी स्प्रिंग का घूमना, स्प्रिंग एक से जुड़ा हुआ है दूसरा, अब वो कमानी घूम रही है ऐसे, तो स्प्रिंग में ऐंठन होगी। तो ऐंठन कोण मान लिए ऐंठन कोण फाई है,
माना ऐंठन कोण फाई है। तो इस कारण से वो स्प्रिंग जो घूम रहा है तो उसमें ऐंठन के कारण एक दूसरा बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जो जो पहला विक्षेपक बल आघूर्ण है उसका विरोध करता है। तो इसलिए जो ऐंठन के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है भाई स्प्रिंग के, उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ भाई, यदि इसे एक फाइल डाल देते हैं, तो यदि कमानी फाई कोण से ऐंठ जाती है, फाई कोण से ऐंठ जाती है, लिख रहा हूं मैं, यदि कमानी फाई कोण से घूम जाती है, विक्षेप हो जाती है, तो इसे ऐंठन कोण कहते हैं फाई को। यदि कमानी फाई कोण से घूम जाती है तो इसमें एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो लिखता हूं भाई, तब प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो बच्चों भाई प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो कमानी घूमी उसमें ऐंठन उत्पन्न हुई उसके कारण उत्पन्न हुआ प्रत्यानयन बल आघूर्ण, और इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मान ये हो जाएगा टॉ इजकल टू सी फाई बल आघूर्ण है। तो ये ऐंठन के कारण उत्पन्न हुआ है बच्चों, फाई कोण से वो ऐंठ गया तो सी फाई, तो फाई तो ऐंठन कोण हो गया, लेकिन सी क्या है यहाँ पर, तो सी है बच्चों उसका कहते हैं जो स्प्रिंग घूम गया उसका ऐंठन नियतांक, ऐंठन नियतांक। मैं लिखता हूं जहां सी ऐंठन, तो जहां सी कमानी का ऐंठन नियतांक है, ऐंठन नियतांक। तो बच्चों है क्या भाई, अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली घूमी तो वो विक्षेपक बल आघूर्ण, और जो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हुई तो वो उसका विरोध कर रहा है भी, वो विपरीत में है घुमाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि स्प्रिंग ऐंठेगा, अगर वो रुकेगी तो वो विपरीत में घुमाएगा उसे, तो इसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण ये इसे रोकने का प्रयास करेगा। जब दोनों के मान बराबर हो जाएंगे तो कुंडली का घूमना बंद हो जाएगा। तो जब दोनों के मान बराबर हो जाएंगे उसे कहते हैं बच्चों हम संतुलन की अवस्था। भाई ये जो बल आघूर्ण ऐसा घूम रहा है, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हुई, ऐंठन के कारण इसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अभी आ रहा हूँ, इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो साम्य अवस्था में लिखता हूँ, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में NIAB is equal to C5, NIAB is equal to C5, यानी कि दोनों बल आघूर्ण के मान बराबर हो जाएंगे, विक्षेपक बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो यहाँ से बच्चे देखो, अगर मैं I का मान निकालूँ भाई तो I is equal to C5 अपॉन NAB, तो बच्चों ये I की वैल्यू आ गई भाई, यानी कि C5 अपॉन NAB। तो बच्चों C5 अपॉन NAB ये जो वैद्युत धारा है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है भाई, किन किन बातों पर निर्भर कर रही है बच्चों। वैद्युत धारा एक तो ऐंठन कोण पर, ऐंठन नियतांक पर, और कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का मान, इतनी बातों पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर है क्या बच्चे, तो वो सी ऐंठन नियतांक है, प्रत्येक पदार्थ के स्प्रिंग के लिए ये अलग अलग होगा। अगर एक ही पदार्थ का स्प्रिंग है तो उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। एन फेरों की संख्या जो लपेटे हमने भी वो कांस्टेंट है।
ए जो कुंडली का क्षेत्रफल है, चाहे कुंडली घूमे या नहीं घूमे, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र जितना लगाएगी प्रबलता वो उतनी ही रहेगी, चाहे वो घूमे या ना घूमे। इसका मतलब है एक ही स्प्रिंग लेंगे तो CNAB ये सब कांस्टेंट हो गया। कितना घूम रहा है नहीं घूम रहा है वो फाइव पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब C/NAB कांस्टेंट हो गया। तो C/NAB को भी एक नया नाम देंगे बच्चों, ये कांस्टेंट। तो जहां ये आगे कहूँ, जहां K इजकल टू C/NAB। तो बच्चों इसलिए I इजकल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये हमने K लिख दिया तो K5, यानी कि I समानुपाती 5। भाई कांस्टेंट हटाएंगे हैं तो समानुपाती लगाएंगे। बच्चों क्या निष्कर्ष निकला कि जो कुंडली में बहने वाली धारा है, ध्यान दीजिए, जो कुंडली में यानी कि धारा मापी में जो बहने वाली धारा है वो जो कुंडली ऐठी, कुंडली घूमी, स्प्रिंग जो ऐठन उत्पन्न हुई उस ऐठन कोण के समानुपाती है। यानी कुंडली में जितना विक्षेप होगा, स्प्रिंग में जितना ऐठन होगा, जितना अधिक ऐठन होगी इसका मतलब अधिक धारा बह रही है, कम ऐठन होगी तो कम धारा बह रही है। अब वो पॉइंटर जो पैमाने पे चलता है वही वहां चिन्ह लगे होंगे, कभी 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंटर जहां रुकेगा तो हम कहेंगे भाई इतनी धारा इसमें बह रही है। वो आगे है कभी ये धारा मापी एमीटर के रूप में और एक वोल्ट मीटर के रूप में कैसे काम करेगी, यानी इससे हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे और वोल्टेज यानी कि विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने ये यहाँ से इतना निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई जो धारा मापी है उसमें बहने वाली धारा जो स्प्रिंग है उसके ऐठन के समानुपाती होती है, जितना अधिक ऐठन होगा उतनी अधिक धारा। तो बच्चों अब ऐसे हम धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही।